नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम 17 अगस्त 2022 को ग्रुप डी के दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए 100% रियल प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अपने शिफ्ट के जो भी प्रश्न हैं वो आप लोग इस नंबर के ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये जो हमारा अधिनियम है ये लागू हुआ था हमारे देश में 1910 में। तो 1910 हो जाएगा इसके लिए करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध रोकने के लिए पिंक फोर्स को लॉन्च किया है। तो ये जो पिंक फोर्स है ये पिछले साल गोवा राज्य की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो गोवा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो ये हमारी एक कंपनी थी भारत सरकार के अधीन जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1956 में किया गया था। और उसके बाद में ये जो हमारी कंपनी है इसका 1974 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में विलय कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भेल एक महारत्न कंपनी है। वर्तमान में हमारे देश में महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल यहाँ पर 11 है। तो हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड जो कि 1956 में स्थापित की गई थी, 1974 में इसका विलय भेल इंडिया में कर दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बसवराज बोम्मई द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु को लॉन्च किया गया। तो बताइए ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो बसवराज बोम्मई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछले साल थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल बनाए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि कॉर्पा का पूरा नाम क्या है। तो कई बार हम लोग इस प्रश्न को कर भी चुके हैं। देखिए कॉर्पा का मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये जो आपका एक्ट है ये 1986 में भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। और 2019 में इस एक्ट में भारतीय संसद के द्वारा एक संशोधन भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे किस भारतीय राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको हरियाणा राज्य में देखने को मिलेगा। ये आपके MTS और CHSL में भी पूछा गया प्रश्न है। जबकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपको तेलंगाना राज्य में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन रोकने का एक तरीका है। तो मृदा अपरदन रोकने का जो तरीका है ये कई प्रकार हो सकते हैं इसके। जैसे कि अगर आप चाहें तो बहुत सारे वृक्ष लगा करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। समोच्च रेखीय जो जुताई होती है इससे भी रोका जाता है। और जो आपके सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं उससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये आपके मृदा अपरदन को रोकने की कुछ विधियाँ हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 2022 में मध्य प्रदेश राज्य के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये जो संयंत्र है ये आपके गुना जिले में स्थापित किया जाएगा। और इसकी स्थापना गेल इंडिया लिमिटेड करेगी जो कि एक महारत्न कंपनी है। और मनोज जैन इसके CMD हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेगुलर श्रेणी में किस खेल के लिए संध्या गुरुंग को द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है आपके बॉक्सिंग में। यानी कि जो संध्या गुरुंग हैं ये आपके बॉक्सिंग की कोच हैं। और आपको ध्यान रखना है कि राधा कृष्णन नायर जो कि पैरा एथलेटिक्स के कोच हैं, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग की, प्रीतम सिवाच आपके हॉकी के, जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग के, और सुब्रमण्यम रमन जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के कोच हैं। इन सभी को रेगुलर श्रेणी में पिछले साल द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया
कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि दूषित जल के कारण होता है। तो इस रोग में आपके कई सारे हो जाएंगे, जैसे कि डायरिया है, पीलिया है, टाइफाइड है। तो ये सारे जो हमारे रोग हैं ये दूषित जल के कारण होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि टीपी ओसेफ को पिछले साल किस खेल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है आपके एथलेटिक्स में, यानी कि एथलेटिक्स के कोच हैं, नाम इनका है टीपी ओसेफ। इसके अलावा सरकार तलवार को क्रिकेट के लिए मिला था, सरपाल सिंह को हॉकी के लिए मिला था, आसन कुमार को कबड्डी के लिए मिला था और तपन कुमार पानीग्रही को स्विमिंग के लिए पिछले साल द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि नव वर्ष का त्यौहार नवरोज किस धर्म से संबंधित है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ये त्यौहार मनाया भी गया है। तो जो भी पारसी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए नए साल का त्यौहार होता है जिसे हम लोग नवरोज के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो ये नवरोज त्यौहार मनाया जाता है इसको यूनेस्को के द्वारा अपने अमूर्त विरासत की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। जिस प्रकार से पिछले साल हमारे यहाँ की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था, उसी प्रकार से नवरोज त्यौहार भी शामिल है। अब राज्यों के जो आपके नए वर्ष होते हैं इनसे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है। तो आइए कई सारे राज्यों के हम जान लेते हैं। जैसे कि केरल का जो नया साल है इसे हम लोग बिशु कहते हैं, महाराष्ट्र का जो नया साल है इसे हम लोग गुड़ी पड़वा कहते हैं, जम्मू कश्मीर के नए साल को नवरेह कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के नए साल को उगादी कहा जाता है, उड़ीसा का जो नया साल है इसे हम लोग पाना संक्रांति के नाम से जानते हैं, पश्चिम बंगाल का नया साल पोइला बैसाख कहलाता है और असम का जो नया साल है इसे हम लोग बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो हाजी अली दरगाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। 2021 के लिए यह इंडेक्स अभी नहीं आया है, आपको ध्यान रखना है 2020 के लिए अगर हम लोग इस इंडेक्स की बात करते हैं तो हमारे देश का स्थान 131वां था। वहीं पर अगर हम लोग पहले स्थान की बात करते हैं तो नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर रहा था। और ये जो आपका इंडेक्स है इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, कमेंट में ये बताइएगा, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिनके द्वारा मानव विकास सूचकांक को सबसे पहली बार तैयार किया गया था 1990 में, तो उनका नाम क्या है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे आपकी निकलने वाली 3 नदियाँ हैं। एक नदी हमारी नर्मदा है जो कि आपके पश्चिम की ओर जाती है, एक उत्तर पूर्व की ओर बहती है जिसका नाम सोन है, और एक नदी है जो कि दक्षिण में जाती है, उस नदी का नाम है वोहिला। अमरकंटक की जो ये चोटी है वो आपको मध्य प्रदेश के बिल्कुल पूर्वी हिस्से में अनूपपुर नाम के जिले में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि संगाई नाम का जो हिरण है ये किस राज्य का राजकीय पशु है। तो संगाई महोत्सव आपने जरूर पढ़ा होगा। संगाई महोत्सव आपके मणिपुर में मनाया जाता है और संगाई आपके मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। अब आइए कुछ राज्यों के राजकीय पशु जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग स्वाम्प डियर की बात करते हैं जो कि एक प्रकार का हिरण ही होता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये राजकीय पशु है। चिंकारा जिसे हम लोग ब्लैक बक कहते हैं, जिसको सलमान खान ने मारा था, तो ये आपके 3 राज्यों का राजकीय पशु है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग भारतीय या फिर एशियाई हाथी की बात करते हैं तो केरल, झारखंड और कर्नाटक का यह राजकीय पशु है। इसी प्रकार से रेड पांडा आपके सिक्किम का है। सांभर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उड़ीसा का राजकीय पशु है और असम का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मासिन राम नाम का जो स्थान है ये किस पहाड़ी पर स्थित है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है वो आपका मासिन राम ही है और ये मेघालय राज्य में आपको खासी की पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था। तो हमारे ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन, जिन्हें हम लोग दादा भाई नौरोजी के नाम से जानते हैं, इन्हीं के द्वारा 1876 में
पहली बार हमारे देश में नेशनल इनकम की गणना का प्रयास किया गया था। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रोफेसर BK राव थे, इनके द्वारा 1931 में साइंटिफिक तरीके से पहली बार हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो ये जो आरक्षण है ये आपका है 33%। कितना है? 33% है। वैसे हमारे देश के 21 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए 50% से ज़्यादा आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से जो आपके साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और कल बहुत सारे एनालिसिस देखने के बाद में आपको ये पता चल ही गया होगा कि साइंस के जो प्रश्न हैं वो ग्रुप डी में बहुत आसान नहीं आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने साइंस को अच्छे से समझ के नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आप लोग साइंस के प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि साइंस में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न आया था कि कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण का संकेतक है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है ई कोलाई, जिसे हम लोग पिकल स्ट्रेप्टोकोकी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अपक्रिया है। देखिए, जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग एक ऐसी अपक्रिया की बात कर रहे होते हैं जिसमें किसी भी हमारे एटॉम का ऑक्सीकरण हो रहा होता है और किसी का आपके हो रहा होता है अपचयन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। और आपके ऑप्शन में एक ये अपक्रिया दी गई थी कि AgCl जब आपके NaCO3 के साथ में अपक्रिया करता है तो आपकी चांदी बनती है, NaCl यानी कि नमक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलती है बाहर। तो ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस अपक्रिया में आबिलेय पदार्थ बनता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे ऐसी अपक्रियाएं जिसमें कोई आपका प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप। तो जो आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं उसमें आबिलेय पदार्थ बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे 1 या 2 दिन में मैं आपको ये जो सारे रिएक्शन वाले प्रश्न हैं इन प्रश्नों के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो दे दूंगा जिसमें आपके 2018 के भी सारे प्रश्न शामिल होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि साइक्लोहेक्सेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं और ये बॉन्ड मिलकर के कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला होता है C6H12 और ये आपके कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जहाँ पर आपको 6 कार्बन देखने को मिलेंगे और हर कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपके जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हैं इनकी संख्या टोटल 6 होती है और कार्बन से हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड हैं इनकी संख्या होती है टोटल 12। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आपके सहसंयोजक बंध बनेंगे टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 18। अगला प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किस आधार पर व्यवस्थित हैं। तो 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तैयार किया गया था और ये जो हमारी आवर्त सारणी है ये आपके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के ऊपर आधारित है। वहीं पर अगर हम लोग इससे पहले के 3 वैज्ञानिकों की बात करते हैं, चाहे वो आपके डोबेराइनर हो, न्यूलैंड का अष्टक नियम हो या फिर मेंडलीव भाई साहब हो, इन सभी की जो आवर्त सारणियाँ थीं वो आपके परमाणु भार के ऊपर आधारित थीं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, दर्पण के ऊपर ऑलरेडी मैंने क्लास करवाई थी और ये होता है R = 2F, यानी कि अगर कोई आपका यहाँ पर लेंस या मिरर है तो यहाँ से आपके मिरर है तो यहाँ से आपका ये फोकस होता है, ये हो जाता है वक्रता त्रिज्या। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि R = 2F हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत मोटर का भाग नहीं है। देखिए, जब हम लोग विद्युत मोटर की बात करते हैं तो इसके टोटल 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? आर्मेचर कॉयल, कम्यूटेटर,
फील्ड मैग्नेट और ब्रशेज, ये सारे हमारे विद्युत मोटर के भाग होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए ये शानदार न्यूमेरिकल था, वैसे आसान ही था कि 4 और 6 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं जो कि श्रेणी में 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। 4 ओम वाले प्रतिरोध के लिए वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम कहता है V = IR। दो हमारे जो रेजिस्टेंस हैं ये आपके श्रेणी में जुड़े हुए हैं, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपका यहाँ पर 4 + 6 यानी कि 10 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसके लिए हम लोग करंट निकालेंगे। करंट बराबर होता है B/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 5 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 10 है, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना? 0.5 एम्पियर आ जाएगा। अब 4 ओम वाले प्रतिरोध के लिए आपको वोल्टेज डिफरेंस काउंट करना है, तो बस आप लोग सिंपली 0.5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 ओम वाला जो रेजिस्टेंस होगा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारा 2 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे 6 ओम वाले के लिए पूछा गया होता तो 6 को 0.5 से आप मल्टीप्लाई करते, उसके लिए हो जाता आपका 3 वोल्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्बन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि कोई परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है और उसके नाभिक के चारों तरफ आपको इस प्रकार से सेल देखने को मिलेंगे जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको पहली कक्षा में मिलेंगे, बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको दूसरी कक्षा में मिलेंगे, यानी कि टोटल यहाँ पर जो कोष हैं उनकी संख्या हो जाएगी 2। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये ग्रुप डी के लिए। अगर हम लोग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये टोटल आपके 7 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा विखंडन होता है। विखंडन आपके 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा द्विविखंडन जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं, जो कि आपके पैरामीशियम और अमीबा में किया जाता है। एक हमारा होता है मल्टीपल फिजन जिसे आप लोग बहुविखंडन कहते हैं, और इस प्रकार से जो प्रजनन है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा किया जाता है। फिर बात करेंगे मुकुलन की। मुकुलन का मतलब होता है बडिंग, और बडिंग के तरीके से जो प्रजनन है ये आपके ईस्ट और हाइड्रा करते हैं। इसी प्रकार से स्पोर फार्मेशन जिसे हम लोग बीजाणु निर्माण कहते हैं, तो म्यूकर और राइजोपस के द्वारा बीजाणु निर्माण के माध्यम से रिप्रोडक्शन किया जाता है। फिर आपका आता है पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन। तो प्लानेरिया और हाइड्रा जो हैं ये आपके पुनर्जनन के द्वारा प्रजनन करते हैं। फिर आपका आता है खंडन जिसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो स्पाइरोगोइरा जो है वो आपके फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करता है। और फिर आता है आपका कायिक प्रबंधन, जैसे आपने देखा होगा आलू हो गया, गन्ना है, प्याज है, केला है, गुलाब हो गया, तो ये सारे हमारे कायिक प्रवर्धन के द्वारा प्रजनन करते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया बहुत ही सिंपल सा कि पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो पौधों में ये जो गैस विनिमय है ये होता है आपके रंध्र यानी कि स्टोमेटा के कारण। अगला प्रश्न पूछा गया कि फ्लेमिंग में बाएं हाथ का जो नियम है इसमें अंगूठा और उंगलियां किसकी दिशा बताते हैं? तो अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो ये क्रमशः चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा बताते हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आपके पास में अगर बायां हाथ है, आपने इस प्रकार से 3 उंगलियों को खोला हुआ है, तो ये जो आपका ऊपर का अंगूठा है ये चुंबकीय बल की दिशा बताता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस उंगली की तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और इसके बगल में जो सबसे बड़ी वाली उंगली है ये आपके करंट की दिशा को बताता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराने से क्या उत्पाद प्राप्त होता है? तो 18 अगस्त को पहले शिफ्ट में भी शायद इससे प्रश्न आया था। यहाँ पर जो हमारा उत्पाद है वो आपका बनता है ब्लीचिंग पाउडर। आप देख सकते हैं कि Cl2 जो है वो आपके बुझे हुए चूने के साथ में अपक्रिया कर रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपको ब्लीचिंग पाउडर देखने को मिलेगा। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर हम लोग बुझे हुए चूने की बजाय बिना बुझे हुए चूने से इसकी अपक्रिया करवाते यानी कि CaO से इसकी अपक्रिया करवाते तो यहाँ पर आपको कैल्शियम क्लोराइड देखने को मिलेगा।
अगला प्रश्न था एक डायग्राम के ऊपर बेस्ड था, जिसमें आपको समान करंट I और वोल्टेज V के लिए कई सारे जो रेजिस्टेंस थे उनका क्रम बताना था। तो इस प्रकार से आपका एक डायग्राम दिया गया था जिसमें आपका रेजिस्टेंस थे और डायग्राम के हिसाब से R2 सबसे नीचे था, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर R1 था, फिर आपका R3 था। तो इस प्रकार से डायग्राम के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक समान R प्रतिरोध वाले तार को दो समान भागों में काट दिया जाता है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। R = ρL/A, जहाँ पर रो आपकी रेजिस्टिविटी है, L आपके चालक की लंबाई है और ये आपके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अगर हम लोग लंबाई को आधा कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा R1 = R/2, यानी कि ये भी हमारा आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से R/2 हमारा नया रेजिस्टेंस यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आलू में आयोडीन के घोल मिलाने से वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल सा था। देखिए आपको पता होना चाहिए कि आलू को जब हम लोग काटते हैं तो जो उसका अंदर वाला सफ़ेद हिस्सा होता है, इसके ऊपर अगर आप लोग आयोडीन का घोल गिराते हैं तो ये जो घोल है ये नीला और काला हो जाता है और ये बताता है कि आलू में आपके स्टार्च मौजूद होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक अवतल दर्पण है जिसके लिए कुछ डेटा वगैरह दिया गया था, यानी कि दूरी क्या है और इमेज कहाँ पर बन रहा है। तो आपको आवर्धन यहाँ पर बताना था। आवर्धन के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, m = -v/u होता है और इस फार्मूले की सहायता से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न था कि ऑर्गन, सल्फर, नियान और फास्फोरस में कितनी परमाणुकता सर्वाधिक, मतलब किसकी परमाणुकता जो है वो सर्वाधिक होगी। देखिए एटॉमिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एटॉमिसिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी परमाणु को एटलीस्ट कितने एटम चाहिए जिससे वह एक अणु बना सके। तो अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गन और नियान की, तो ये दोनों आपके इनर्ट हैं, यानी कि ये हमारे सिंगल एटॉमिक होते हैं। सल्फर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सल्फर को आपके 8 परमाणु की ज़रूरत होती है, तब ये हमारा S8 बनाता है। और फास्फोरस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए एटलीस्ट 4 परमाणुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बनाता है P4। तो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिसिटी होगी वो आपके सल्फर की होगी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 51A किस भाग में है। तो आज भी इससे प्रश्न आया था कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो आपके किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 51A की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको भाग 4A में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन के बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। फिर एक प्रश्न आपका राज्य और उसकी संबंधित जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उससे आया था। तो आइए मैं आपको राज्यों और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलुगु है, अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश है, असम का असमीज है, बिहार की हिंदी है, छत्तीसगढ़ की हिंदी है, गोवा की कोंकणी और इंग्लिश है, गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है, हरियाणा की हिंदी है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड इन दोनों की हिंदी है, कर्नाटक का कन्नड़ा है, केरल का मलयालम है, मध्य प्रदेश की हिंदी है, महाराष्ट्र का मराठी है, मणिपुर का मणिपुरी है, मेघालय का इंग्लिश है, मिजोरम का आपके हो जाएगा मिजो, नागालैंड का इंग्लिश है, उड़ीसा का उड़िया है, पंजाब का पंजाबी है, राजस्थान की हिंदी है, सिक्किम की इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज और लेप्चा है, तमिलनाडु का तमिल हो गया, तेलंगाना का तेलुगु है, त्रिपुरा का बंगाली, इंग्लिश और कॉक बोरोक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की हिंदी है, पश्चिम बंगाल की बंगाली और इंग्लिश है। वहीं पर अगर हम लोग यूटी की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार का हिंदी और इंग्लिश है, चंडीगढ़ का इंग्लिश है, दादरा और नागर हवेली के साथ साथ दमन दीव की बात करें तो गुजराती, कोंकणी, मराठी और हिंदी है, दिल्ली की हिंदी और अंग्रेजी है, लक्षद्वीप आपके बहुत ही करीब है केरल के तो इसलिए इसका मलयालम है, जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं हुई हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये करंट अफेयर का भी प्रश्न हो सकता है, काश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। तो सबसे ज़्यादा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपके जम्मू कश्मीर की है, लद्दाख की हिंदी और इंग्लिश है, वहीं पर पुडुचेरी का है तमिल, फ्रेंच और इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 17
अगस्त को दूसरे शिफ्ट में जो सारे प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।